प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के 5वें चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संयोग एवं प्रायिकता। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि संयोग क्या होता है और प्रायिकता की परिभाषा को भी हम समझेंगे, और फिर इसी टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ छोटी छोटी बातों को हम सीखेंगे। और फिर इसी टॉपिक को हम और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 5.3 से पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और कुछ प्रयास करने के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है वो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब आगे ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है संयोग एवं प्रायिकता। तो आइए सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से हम ये समझते हैं कि संयोग क्या होता है। मान लेते हैं कि किसी दिन हम सुबह उठे और हमने देखा कि आसमान में जो है सूरज चमक रहा है, ठीक। और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या आज बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी। तो सूरज को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद आज बारिश नहीं होगी। लेकिन दोपहर को क्या होता है कि अचानक आसमान में बादल बनते हैं और बारिश बन जाती है, ठीक। क्या हो जाता है? बारिश हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि बारिश का ये क्या हो गया? संयोग हो गया। बारिश होने का संयोग हो गया, या संयोग बस बारिश हो गई, ठीक। अब एक बात सोचने वाली है कि जिस दिन सूर्य चमक रहा हो ना, उस दिन बारिश होने का संयोग जो है वो कम होता है, जबकि जिस दिन आसमान में बादल जो है काफ़ी ज़्यादा हो या आसमान बादलों से घिरा हुआ हो, उस दिन बारिश होने का संयोग अधिक होता है, ठीक है। तो संयोग का इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं कि हम अपना स्कूटर जो है स्टार्ट करने के लिए एक किक मारते हैं, सिंगल किक मारते हैं, और सिंगल किक में ये स्कूटर स्टार्ट होगा। ये भी एक संयोग है। तो एक किक में स्कूटर का स्टार्ट होना, स्कूटर का स्टार्ट होना, ये भी क्या है? एक संयोग हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर हमारा स्कूटर बिल्कुल सही कंडीशन में है, बिल्कुल ओके है, ठीक, तो स्कूटर के स्टार्ट होने का जो संयोग है वो काफ़ी अधिक है। जबकि स्कूटर अगर हमारा ख़राब है, ठीक है, तो स्कूटर के स्टार्ट होने का जो संयोग होगा वो कम होगा। अगर सही है तो संयोग क्या होगा? अधिक होगा। और स्कूटर अगर ख़राब है तो स्टार्ट होने का संयोग जो है क्या होगा? कम होगा। अब आइए इन दोनों उदाहरणों पर एक बार फिर से हम विचार करते हैं कि एक दिन में बारिश होना, बारिश होना और बारिश न होना, बारिश न होना, ये दो परिणाम हैं। ये दोनों क्या है? एक दिन के हम परिणाम कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों परिणामों के संयोग बराबर नहीं है। अगर किसी दिन मौसम साफ है तो बारिश न होने का संयोग अधिक होगा, और जिस दिन आसमान में बादल है उस दिन बारिश होने का संयोग अधिक होगा। यानी मौसम पे डिपेंड करता है, दोनों परिणामों का संयोग बराबर नहीं है। इसी तरह से अगर स्कूटर के केस में देखें तो स्कूटर स्टार्ट होना, स्कूटर स्टार्ट होना और स्टार्ट न होना, ये दो परिणाम स्कूटर के केस में हैं। इन दोनों परिणामों का संयोग भी बराबर नहीं है। अगर ये स्कूटर की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर स्कूटर बिल्कुल सही कंडीशन में है तो स्टार्ट होने का संयोग अधिक होगा, स्कूटर खराब है तो स्टार्ट न होने का संयोग अधिक होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास परिणाम हैं
उन दोनों के संयोग एक जैसे नहीं है, समान नहीं है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे प्रयोगों की बात करेंगे जिसके परिणामों के घटित होने के संयोग क्या है, बराबर है। जैसे एक सिक्का उछालना एक प्रयोग मान सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 रुपये का सिक्का हम उछालते हैं तो देखिए कि ये टेल है और ये हेड है। ये क्या है, टेल और ये हेड। हिंदी में बोले तो ये चित है और ये पट है। तो पट आना या चित आना ये दो परिणाम है, ठीक। पट और चित ये दो क्या है, परिणाम है। तो अब देखिए कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो जितना संयोग पट आने का है उतना ही संयोग क्या है, चित आने का है, ठीक। तो यहाँ पर ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, सिक्का उछालना एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें दोनों परिणाम घटित होने के, दोनों परिणाम आने के संयोग क्या है, बराबर है। इसी तरह से अगर हम एक पासा फेंकते हैं, पासा जिससे हम लूडो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं ना, ऐसा पासा आपने देखा होगा। इस पे 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती है। तो जो संख्या ऊपर आती है उसी को हम ये मानते हैं कि वो परिणाम घटित हो गया या वो संख्या हमारी आई है, साइड वाली नहीं मानी जाती। तो देखिए जैसे हम एक पासा फेंकते हैं तो संख्या 1 आना, संख्या 2 आना, संख्या 3 आना, 4 आना, 5 या संख्या 6 आना, ये 6 परिणाम है हमारे पास, ठीक। कितने परिणाम है, 6 परिणाम है ये, ठीक। और हर एक परिणाम हमें प्राप्त होने की जो संयोग है, हर एक परिणाम प्राप्त होने का संयोग जो है वो बराबर है, ठीक। जितना संयोग संख्या 1 प्राप्त होने का है उतना ही संख्या 2 प्राप्त होने का संयोग बनता है, उतना ही संख्या 3, उतना ही संख्या 4, उतना ही संख्या 5 है और उतना ही संख्या 6 प्राप्त होने का संयोग होता है। अब देखिए कि यहाँ पर हमने दो प्रयोग किए। एक पहला प्रयोग क्या है, सिक्का उछालना, और दूसरा पासा फेंकना। कौन कौन से प्रयोग है, सिक्का उछालना, सिक्का उछालना और दूसरा पासा फेंकना, पासा फेंकना। हमने दो प्रयोग किए। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि दोनों प्रयोगों के जो परिणाम हैं, चाहे सिक्का उछालने के दोनों परिणाम हैं या पासा फेंकने के जो परिणाम हैं, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक। जैसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक। सिक्का उछालने के बाद मेरा सिक्के पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। उस पर पट भी आ सकता है और उस पर चित भी आ सकता है, ठीक। इसी तरह से एक पासा फेंकने के बाद उस पासे पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई मेरा कंट्रोल नहीं होगा। उस पर संख्या 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। तो इस तरह का कोई भी प्रयोग हो जिनके परिणामों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, जिनके परिणामों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, ऐसे प्रयोग जो है वो क्या कहलाते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। कौन से प्रयोग कहलाते हैं, यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है कि ऐसे प्रयोग जिनके परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसे प्रयोग जो हैं वो यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। तो इस हिसाब से सिक्का उछालना भी एक यादृच्छिक प्रयोग हो गया, पासा फेंकना भी एक यादृच्छिक प्रयोग हो गया। इसके अलावा एक बात और देखिए आप, यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट हम बात करते हैं सिक्का उछालना। यहाँ पर ये दो परिणाम हैं, ठीक। कौन कौन से परिणाम है, पट और चित। दोनों के संयोग क्या हैं, दोनों के प्रकट होने के संयोग बराबर हैं, ठीक। तो देखिए कि सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम के प्रकट होने के अगर संयोग बराबर हो, प्रत्येक परिणाम के
संयोग क्या हो, बराबर हो। जैसे जितना संयोग पट आने का उतना ही संयोग चित आने का। तो इस तरह से सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम का अगर संयोग बराबर हो तो ये जो परिणाम हैं ये क्या कहलाते हैं, ये समसंभावित परिणाम। क्या कहलाते हैं, समसंभावित परिणाम, या इसको समप्रायिक परिणाम भी कह देते हैं, समप्रायिक परिणाम। ठीक, अब इसी हिसाब से आप इन परिणामों पर विचार करो, क्या ये समसंभावित या समप्रायिक है। तो देखिए यहाँ पर सभी परिणाम 1 से 6 तक हैं और सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम प्रकट होने के संयोग क्या है, बराबर है। जितना 1 का है उतना ही संयोग 2 का है, उतना ही संयोग 3 प्रकट होने का, उतना ही संयोग 4 प्रकट होने का है, और उतना ही संयोग संख्या 5 आने का है, और उतना ही संयोग संख्या 6 आने का है। तो इस हिसाब से ये परिणाम भी क्या हो गए, समसंभावित या समप्रायिक परिणाम हो गए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको छोटी छोटी कई बातें बता दी है। यादृच्छिक प्रयोग एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना हो गया। ठीक, और समसंभावित परिणाम सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम का अगर प्रकट होने का संयोग बराबर है तो वो परिणाम क्या कहलाते हैं, समसंभावित परिणाम कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो बातें मैंने आपको बताई है, यादृच्छिक प्रयोग और परिणाम, समसंभावित परिणाम वगैरह, ये जो परिभाषाएं हैं मैंने यहाँ पर लिख दी, आप स्क्रीन से नोट भी कर सकते हो और ये आपकी बुक में भी है। अब हम एक और परिभाषा पढ़ते हैं जिसका नाम है घटना। तो परिणाम और घटना, परिणाम और घटना, इन दोनों में आपको अंतर समझना, बहुत ध्यान से समझना है। अभी उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे हमने एक पासा फेंका, एक पासे के परिणाम क्या हो सकते हैं, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 इसके परिणाम हैं। ठीक, अब देखिए कोई भी एक परिणाम या परिणामों का समूह, ठीक है, एक प्रयोग का प्रत्येक परिणाम या परिणामों का जो संग्रह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। ठीक, तो घटना क्या है, घटना में ये सारे परिणाम जो है एक एक बार भी आ सकते हैं। जैसे संख्या 1 आना एक घटना है, संख्या 2 आना ये भी एक घटना है, संख्या 3 आना ये भी एक घटना है। इसी तरह से संख्या 4 आना, संख्या 5 आना, संख्या 6 आना, ये क्या है, सभी घटनाएं हैं। तो आप कहोगे सर ये परिणाम भी है घटना भी है। तो घटना और परिणाम में देखिए थोड़ा सा अंतर है कि घटना के अंदर इन परिणामों का समूह भी हो सकता है। जैसे सम संख्या आना, सम संख्या आना, सम संख्या आना, ये एक घटना है। ये क्या है, एक घटना है। और इस घटना में 2, 4 और 6 ये 3 परिणाम हो जाएंगे। तो इन 3 परिणामों का ये जो समूह है ये क्या है, एक घटना है। इसी तरह से विषम संख्या आना, 4 से छोटी संख्या आना, 4 से छोटी संख्या में 1, 2, 3 सारे आ जाएंगे। ठीक है, तीनों आ जाएंगे। 4 से बड़ी संख्या आना, उसमें 5 और 6 आ जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से कोई भी एक परिणाम या परिणामों का समूह वो क्या होता है, घटना कहलाती है। ठीक, तो ऐसे ही जैसे एक सिक्कों को उछालते हम, एक चित आना एक घटना मान सकते हैं, एक पट आना ये भी एक घटना मान सकते हैं। ठीक, इसी तरह से डाइस का मैंने आपको समझा ही दिया है कि यहाँ पर एक घटना में एक सिंगल परिणाम भी हो सकता है और परिणामों का समूह भी हो सकता है। अब इतना बेसिक सीखने के बाद अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि किसी घटना की प्रायिकता। ये प्रायिकता होती क्या है, जब हम किसी घटना के घटित होने, किसी भी घटना के
घटित होने का जो संयोग है उसको गणितीय रूप में लिख देते हैं, तो वही संयोग जो है, घटना घटने का जो संयोग है वो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता यानी किसी भी घटना के घटित होने का जो संयोग है उसको मैथमेटिकल रूप में लिखने के लिए, यानी उसकी प्रायिकता बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है, और वो फार्मूला क्या है? घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास सम संख्या आना एक घटना है, और सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता मैं आपको समझाता हूँ, एक में क्लियर हो जाएगा। क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम संख्या कौन से? 2, 4, 6। तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, घटना को बनाएगा 2, 4 और 6। तो घटना को बनाने वाले 3 परिणाम है, तो ऊपर हमने लिख दिए 3। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के टोटल 6 परिणाम है, तो बटे में 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1/2 जो है वो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। ठीक, इसी तरह से मैं अगर लिखूं कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 5 और 6। तो देखो 4 से बड़ी संख्या आना, इस घटना को बनाने वाले परिणाम है 5 और 6, यानी 2 परिणाम है ये, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। यानी ऊपर लिखना है उस घटना को बनाने वाले कितने परिणाम हैं, और नीचे लिखना है कि उस पूरे प्रयोग में टोटल परिणाम कितने हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1/3 आ जाएगा। ठीक, ठीक उसी तरह से मैं एक सिंपल भी ले सकता हूँ कि संख्या 3 आना, संख्या 3 आना की प्रायिकता, की प्रायिकता। संख्या 3 आने की प्रायिकता, 3 के अनुकूल परिणाम तो सिर्फ एक ही है, और टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। उसी तरह से संख्या 4 आने की प्रायिकता, 4 को बनाने वाला परिणाम भी 1 है, तो संख्या 4 आने की प्रायिकता भी क्या है? 1/6 है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ प्रायिकता के बारे में सीख चुके हो। बाकी अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना आगे, इसमें आपको बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब 5.3 प्रश्नावली से पहले कुछ उदाहरण हैं, और हमें प्रयास करने के लिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन्हें हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए कि उदाहरण नंबर 3 में क्या कि एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे अर्थात सर्वसम है। कहने का मतलब ये है कि एक थैले के अंदर जो है 4 तो लाल गेंदे हैं, 1, 2, 3 और ये 4 लाल गेंदे हैं, और 2 पीली गेंदे हैं, 1 और 2 ये पीली गेंदे हैं। ये सारे किस्में हैं, एक बैग के अंदर है और मिक्स कर रखी हमने। ठीक है, तो अब ये कहता है कि थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। पहले इनको मिक्स कर लिया, और थैले के अंदर बिना देखे जो हम एक गेंद निकालते हैं। तो देखिए इस तरह का जो प्रयोग है, इसमें कौन सी गेंद निकलेगी उसके परिणाम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, यानी ये यादृच्छिक प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक, तो कहता है कि एक लाल गेंद प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक, एक लाल गेंद प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, और दूसरा पूछता है क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है। यानी पीली गेंद की प्रायिकता भी आपको ज्ञात करनी होगी, फिर इनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
इसके हल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। अब देखिए संभव परिणाम कौन कौन से हैं कि ये गेंद निकल सकती है, ये निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, ये भी, और पीली ये वाली भी, पीली ये वाली भी। तो 4 और 2 6 परिणाम हमारे टोटल यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक, अब लाल गेंद को बनाने वाले परिणाम कौन से हैं? अगर ये निकलेगी तो भी लाल, ये निकलेगी तो भी लाल, ये निकलेगी तो भी लाल, और ये निकलेगी तो भी लाल। तो लाल गेंद को, यानी लाल गेंद निकलने की घटना को बनाने वाले जो है कितने परिणाम हैं? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम, लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम। लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम कितने हो गए भाई? 1 2 3 4। साथ में पीली गेंद की प्रायिकता और निकालनी, उसका भी लिख ही लेते हैं। पीली गेंद प्राप्त करने के परिणाम कितने हैं भाई? या परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर भी लिख लेना परिणामों की संख्या। ठीक है, तो पीली गेंद प्राप्त करने के परिणामों की संख्या कितनी है? 2। अब लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर पहले आप इसका सूत्र लिखोगे, बिना सूत्र आपने काम नहीं करना है। पहले सूत्र क्या है? लाल गेंद प्राप्त करने के परिणामों की संख्या, लाल गेंद प्राप्त करने के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, सभी परिणामों या सभी संभव परिणामों की संख्या। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम हो गए 6। तो ये 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई? 2/3 आ गई। ठीक, अब इसी तरह से हम लिखेंगे पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी तरह से सूत्र लिखेंगे, पीली गेंद प्राप्त करने के परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। तो पीली गेंद के कितने परिणाम हैं? 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर पीली गेंद के परिणाम है 1/3 और लाल गेंद प्राप्त करने के 2/3। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पीली गेंद वाला जो है, यहाँ पर देखते हैं कि 1/3 जो है वो छोटा है किससे? 2/3 से। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कम है, इसलिए पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कम है, पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कम है, प्रायिकता कम है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है सोल्व
कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि लिखने का तरीका तो यही रहेगा, बेस्ट है। और आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है तो लाल कितनी है भाई, 4 गेंद। टोटल कितनी है, 6, तो 4/6 लाल की होगी। और पीली की निकालनी है तो पीली गेंद कितनी है, 2, और टोटल कितनी है, 6, तो 2/6 पीली की होगी बस। बाकी काट के छोटा ही करना है, 2 यानी 2/3 और 1/3। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रयास कीजिए में एक प्रश्न दिया हुआ, बहुत ही आसान प्रश्न है। कहता मान लीजिए आप पहिया को घुमाते हैं, यहाँ पर देखिए ये पहिया है और ये सुई जो इस पे फिक्स रहती है, पहिया घूमेगा। ठीक है, और इस पहिए पे क्या है कि आर जो लिखा हुआ ना, ये रेड कलर का यानी लाल रंग का ये त्रिज्यखंड होता है। ऐसे ये वाला जो पार्ट होता है ना इससे वृत्त का, ये इस तरह से जो पार्ट होता है, 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो पार्ट होता है, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं हम। ठीक है, ये सारे पार्ट जो है इसके त्रिज्यखंड है। तो ये लाल रंग का है, ये हरे का, लाल का, हरा हरा हरा, लाल और हरे रंग का है। ठीक, जैसे हम इस पहियों को घुमाएंगे ये सुई जो है हरे पे भी रुक सकती है, लाल पे भी, यानी सुई तो रुकी, ये पहिया जो है वो समझ लो हरे की सीध में भी रुक सकता है, लाल की सीध में भी रुक सकता है। ठीक है, तो मान लिया सुई हरे पे आ गई तो हम ये कहते हैं कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त हो गया। लाल पे रुक गई तो इसका मतलब लाल त्रिज्यखंड प्राप्त हो गया। तो अब ये कहता है कि इस पहिए पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के परिणामों की संख्या और हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने के परिणामों की संख्या। तो हरे वाले काउंट कर लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है भाई, अभी आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5। फिर कहता है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने के परिणामों की संख्या, जहाँ जहाँ पर लाल है वहाँ पर आ गया तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होगा, तो 1, 2, 3 ऐसे जहाँ हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होगा ऐसे परिणाम है। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने के परिणामों की संख्या, कितनी है भाई, 3। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, और दूसरे पार्ट में देखिए क्या कहता है। दूसरे पार्ट में कहता है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P हरा त्रिज्यखंड, ठीक है, P का मतलब प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, ये बात ऊपर लिखोगे बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के परिणाम कितने, 5, और प्रयोग के सभी परिणाम 5 + 3 8 है। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/8। और फिर है एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता। तीसरा पार्ट क्या है कि हरा त्रिज्यखंड नहीं की प्रायिकता क्या होगी। हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने यानी न होने वाले परिणाम कितने हैं, 3, और प्रयोग के सभी परिणाम कितने हैं, 8।
तो यहाँ पर लिख देना प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या बराबर 8। ठीक। और पी हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हरा त्रिज्यखंड के प्राप्त होने के परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। इस तरह से लिख करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हरा त्रिज्यखंड नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। ठीक। या इसको ये भी कह सकता है अगला कि लाल त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता, लाल वाले परिणाम भी 3 है, टोटल 8 है, तो 3/8 ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोई चीज़ ना पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है। आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।